उच्च जाति के न होने की वजह से उनकी छटाई हो जा रही है। तो ये मोदी सरकार सिर्फ उच्च जातियों के लिए है, योगी सरकार सिर्फ उच्च जातियों के लिए है और पूंजीपतियों के लिए। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में कितने IAS 50% उच्च जाति के IAS बना दिए गए। 50 क्या 75% उच्च जाति के IAS बना दिए गए हैं और जिसमें से 5% नीची जाति के बनाए गए हैं और बचे 20% में जो बैकवर्ड होते हैं उनको IAS बनाए गए हैं। तो आप सारे पूरे भारत में देख सकते हैं जाति व्यवस्था कितना लागू है। वो बिना एग्ज़ाम दिए IAS बन गए हैं। बाकी जो गरीब बच्चे 2018 में एग्ज़ाम दे के घूम रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बाकी उच्च जातियों का बिना एग्ज़ाम दिए सिलेक्शन हो गया है IAS PCS के पदों पे। तो सोचिए हमारा समाज क्या तरक्की करे। काम के लिए रह गई है। इस योगी सरकार, मोदी सरकार ने संविधान को ही ख़त्म करके सिर्फ अपना कानून चालू कर दिया है और संविधान को पीछे छोड़ के अपने जातिवाद के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया है। गोरे अंग्रेजों को तो हमने आंदोलन करके भगा दिया। अब जो ये ब्राह्मणवाद मनुवाद तंत्र है इसको भी हम आंदोलन करके ही भगा सकते हैं, ऐसे नहीं भगा सकते। एक दिन में 132 केस सामने आते हैं, उसमें से ज़्यादातर तो सांसद, विधायक, मंत्री, पंडित, पुजारी लोग ही बलात्कार करते हैं। लेकिन हफ्ते में 2 दिन काम मिल रहा है, उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है। फिर भी इस लॉकडाउन के दौर में मोदी सरकार ने हमको घरों के अंदर कैद कर दिया, ना हमको खाना दिया ना कुछ दिया। हम पर्चे से अगर वोटिंग करें तो पता चल जाएगा हमारा समाज कितना किसके साथ है। EVM के साथ हमें क्या पता किस मशीन में किस प्रिंटर पे क्या छपा हुआ है, हम देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर वो पर्चा होगा तो हम देख सकते हैं हम किस पे मोहर लगा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम आकृति सागर है। मैं यूपी इलाहाबाद से आई हुई हूँ। अखिल भारतीय किसान मजदूर संगठन है हमारा, जिसके तहत हम इस गाजीपुर बॉर्डर पे आज 8 महीनों से आना जाना हमारा लगा हुआ है। पिछले तकरीबन आंदोलन 9 महीने से लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर चल रहा है, लेकिन किसी कानून की जो वापसी तो नहीं हुई। लेकिन क्या लगता है सरकार आपकी बातें मानेंगी? क्योंकि सरकार ने तो कह दिया है कि कानून की वापसी नहीं होगी, ये कानून बेहतर है किसानों के लिए। सरकार ने ये कह दिया है कि ये कानून वापसी नहीं होंगे, लेकिन हम किसान मजदूर सब ने ये कह दिया है कि ये कानून वापसी नहीं होंगे तो हम घर वापसी नहीं होंगे। ये भी सच है कि अगर कानून वापसी नहीं होता तो हम सच घर वापसी हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये कानून सरकार भले ही कह रही है कि किसानों की रक्षा के लिए है, लेकिन ये किसानों की रक्षा के लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बिहार ज़िले में जब बिहार के शहर में जब चंपारण ज़िले में नील की खेती ठेके पे कराई गई थी, उनका लागत मूल्य भी नहीं बस मिला था। तो हम इस कानून से क्या हमें लागत मूल्य मिल सकता है? कभी नहीं मिले। जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, वो भी इलाहाबाद से, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो वादा कर रहे हैं कि युवाओं को हमने हर साल 1 लाख रोजगार दिए। मतलब कि 4 साल उनके 4.5 साल के कार्यकाल में 4.5 लाख रोजगार उन्होंने युवाओं को दिए हैं। कैसे देखते हैं? आप एक युवा भी हैं। हम एक युवा हैं, मुझे पता है कि मोदी सरकार ने तो रोज़गार किसको दिया है। हमारे इलाहाबाद में तो हमने जिसको भी देखा है, जिनका जो बड़े और पूंजीपति लोग हैं, जिनका संपर्क है, जो पैसे से धनी है, सिर्फ उनके बच्चों को रोज़गार मिला भी तो मिला है, लेकिन गरीबों को रोज़गार नहीं मिला है। क्योंकि गरीबों के पास योगी सरकार को देने के लिए पैसा नहीं है। वो एग्ज़ाम तो निकाल लेते हैं, एग्ज़ाम पे टॉपर होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में वो छांटे जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है और उनकी पहुंच नहीं है और वो उच्च जाति के न होने की वजह से उनकी छटाई हो जा रही है। तो ये मोदी सरकार सिर्फ उच्च जातियों के लिए है, योगी सरकार सिर्फ उच्च जातियों के लिए है और पूंजीपतियों के लिए। आप आरोप लगा रही हैं योगी सरकार पर कि उत्तर प्रदेश में जाति व्यवस्था जाति देख करके लोगों का चयन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में कितने IAS 50% उच्च जाति के IAS बना दिए गए। 50 क्या 75% उच्च जाति के IAS बना दिए गए हैं और जिसमें से 5% नीची जाति के बनाए गए हैं और बचे 20% में जो बैकवर्ड होते हैं उनको IAS बनाए गए हैं। तो आप सारे पूरे भारत में देख सकते हैं जाति व्यवस्था कितना लागू है। वो बिना एग्ज़ाम दिए IAS बन गए हैं। बाकी जो गरीब बच्चे 2018 में एग्ज़ाम दे के घूम रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बाकी उच्च जातियों का बिना एग्ज़ाम दिए सिलेक्शन हो गया है IAS PCS के पदों पे। तो सोचिए हमारा समाज क्या तरक्की करेगा। लेकिन एक तरफ तो आरक्षण की व्यवस्था भी तो है। आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था के लिए तो उन्होंने 5% दिया ना, ताकि हम बोल भी ना सके। आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ नाम के लिए रह गई है। इस योगी सरकार, मोदी सरकार ने संविधान को ही ख़त्म करके सिर्फ अपना कानून चालू कर दिया है और संविधान को पीछे छोड़ के अपने जातिवाद के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया है।
लेकिन सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास। आप कह रही हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों का विकास हो रहा है, उच्च जातियों वालों का विकास हो रहा है। सरकार कहती है, लेकिन हम दलित जात के हैं। मुझे पता है हमारा कितना विकास हो रहा है, कितना हमारे साथ शोषण होता है, कितना नहीं होता है। पहले था कि दलित जात दलितों के लिए स्कॉलरशिप पे पढ़ाई होती थी। स्कॉलरशिप की सारी सुविधाएं बंद हो गई हैं। मैं ग्रेजुएशन करके घर पे बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आगे की पढ़ाई कर सकूँ। स्कॉलरशिप की पढ़ाई तो सारी बंद हो गई है, इसलिए हमको घर पे बैठना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर एनडीए की जो सरकार है केंद्र में, उसमें तो तकरीबन 70 से ज़्यादा तो दलित सांसद हैं। क्या वो दलितों की आवाज़ उठाने वाले नहीं हैं क्या? वो भी दलित सांसद हैं, लेकिन वो आवाज़ इसलिए, वो भी उनके चमचे हो चुके हैं क्योंकि उनके पास मैंने कहा ना, जिनके पास पैसा है वो सरकार का है, और जिनके पास पैसा नहीं है वो गरीब हैं। वो सड़क के लिए सड़कों के लायक हैं। जिनके पास पैसा उसके साथ तो सरकार है, फिर भी उनके साथ जाति भेदता जरूर होती है। वो चाहे संसद हो चाहे मंत्री हो, लेकिन जाति भेदता तो होती ही है, हर जगह पे होती है। बीजेपी ने तो जो राष्ट्रपति बनाए हैं रामनाथ कोविंद को, वो भी तो दलित है। अगर उनको भेदभाव करना होता तो दलित को क्यों बनाते? उनको भेद इसलिए उन्होंने बनाया है ताकि समाज ये ना बोल सके कि सिर्फ उच्च जाति के लोग पोस्ट पे हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं। इसलिए उन्होंने उनको बना दिया है ताकि हम और आवाज़ ना उठा सके। हमारी आवाज़ बंद करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। बाकी और जो गांव में लोग घूम रहे हैं, आईएएस की तैयारी करके आईएएस का एग्ज़ाम देके बैठे हुए हैं, टीचरिंग का एग्ज़ाम देके बैठे हुए हैं, और जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं उनसे पूछिए जाति भेदता क्या है। जो कॉलेज में पढ़ने जाते हैं उनके साथ जाति भेदता का अत्याचार कितना होता है। कैसे दलित इस चीज़ों से कैसे निपटेगा? क्या है रास्ता दलित से? अगर जो दलितों के साथ शोषण हो रहा है, देखा जाए तो आए दिन बलात्कार के केसेस ऐसे होते हैं, महिलाओं का शोषण होता है। अभी भी दिल्ली के अंदर एक दिल्ली के नांगन के मामला आया है जिसमें 9 साल की एक बच्ची के साथ एक ब्राह्मण पंडित ने रेप किया और उसको जिंदा जला दिया गया। ऐसी घटनाएं आम हो चुकी हैं, कैसे देखते हैं? ऐसे आप कह रहे हैं कि दलित कैसे इस चीज़ से उभरेगा? दलित सिर्फ आंदोलन करके इस चीज़ से उभरेगा। बैठ के वो कभी किसी चीज़ को सॉल्व नहीं किया जा सकता। अंग्रेजों को भगाया गया आंदोलन करके। ये काले अंग्रेज जो हमारे साथ अब आके यहाँ पे बैठे गोरे अंग्रेजों को तो हमने आंदोलन करके भगा दिया। अब जो ये ब्राह्मणवाद मनुवाद तंत्र है, इसको भी हम आंदोलन करके ही भगा सकते हैं, ऐसे नहीं भगा सकते। और ये सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, फिर भी एक दिन में 132 लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। जो मतलब हमारा जो निकाला गया है वो उसमें एक दिन में 132 केस सामने आते हैं। उसमें से ज़्यादातर तो सांसद, विधायक, मंत्री, पंडित, पुजारी लोग ही बलात्कार करते हैं। लेकिन उनको सजा देने के बजाय उन्नाव में पीड़िता के साथ आपने देखा था, उसके पूरे परिवार मारे गए थे। फिर भी कुलदीप सिंह सेंगर के साथ हमारे मंत्री जी योगी आदित्यनाथ जेल में मिलने जाते थे, लेकिन उस बलात्कार जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ उसके परिवार से मिलने के बजाय उस परिवार को मारा गया। आप देख सकते हैं। बार बार ये आरोप लगा रही हैं कि जो रेप करने वाले हैं, जो शोषित पीड़ित समाज है, जो दलित है, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनके साथ जो अभद्रता हो रही है, जो केसेस से रेप के जो आ रहे हैं, उसमें ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग ज़्यादा सम्मिलित हो रहे हैं। आप ये बार बार कहने की कोशिश करें। हम ये नहीं कह रहे हैं ब्राह्मण, हाँ ये भी बात है। आपने देखा आसिफा नाम एक दिया गया था, आसिफा एक बलात्कार केस को, उसमें 8 साल की बच्ची के साथ 8 दिन तक बलात्कार होता है। और उसमें मंदिर के अंदर मंदिर का पुजारी, जिसको सब देवता मानते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे जनता हो, और इस मंदिर की मूर्ति से वो लड़की रोज गाती रही, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। उस पंडित से कहती रही तू मुझे छोड़ दो, तू पंडित है तो दुनिया की लिए कहता है कि दुनिया भगवान, ये भगवान बैठे हैं, मैं भगवान की पूजा के लिए बैठा हूँ। ये जो पुलिस अधिकारी होते थे वो कहते हैं बेटी मैं तुम्हारे रक्षा के लिए बैठा हूँ। एक संसद आता है, जो एक विधायक होता है जो हमारी रक्षा के लिए बैठा होता है, वो सब मिलकर एक 8 साल की बच्ची के साथ 8 साल बलात्कार करते हैं। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि इस समाज में लड़कियों की रक्षा के लिए ना तो पुलिस बची है, ना तो संसद है, ना तो विधायक है, ना हमारा पंडित पुजारी है। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे सरकार देती है, कितना इसको सही मानते हैं? हम इसको 1% भी सही नहीं मानते हैं, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तब सही होता जब हमारी बेटियां सुरक्षित होती। अब बेटियों के साथ जिनके साथ बलात्कार हो रहा है, अगर वो
जो अपराध किया है जिसने, वो अपराधी साबित हो गया है, तो उसको तुरंत सजा दी जाए। और बेटी पढ़ाओ के नारे तब हम सही मानते जब सरकार, जो पहले स्कॉलरशिप पे बेटियों के लिए पढ़ाई होती थी, वो सुविधाएं अभी भी चल रही होती। हम जानते हैं सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे पे सही है उसके, लेकिन ये मानते हैं कि ये नारा सिर्फ मात्र के लिए है। और मोदी सरकार कहना चाहती है कि तुम अपनी बेटी को पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, हम नहीं पढ़ाएंगे। अपनी बेटी को बचा सकते हो तो बचाओ, हम नहीं बचाएंगे, हम नीलाम करेंगे। बचाएं? हम दरिंदों से, हम अपने विधायक और अपने संसद को भेज रहे हैं तुम्हारी बेटियों से बलात्कार करने के लिए। अगर तुम बचा सकते हो तो बचाओ, हम बचाने नहीं आए हैं, तुम्हारी बेटियों को नीलाम करने आए हैं। उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होने के लिए तकरीबन 6 से 7 ही महीने बाकी हैं। कैसे देखते हैं, क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फिर से सत्ता में आएगी? क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि हम तकरीबन 300+ सीटें इस बार फिर लाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार योगी सरकार तो नहीं आएगी, क्योंकि हम जिस गांव से हैं, जिस विलेज से हैं, हम इलाहाबाद के बीकर विलेज से हैं। वहाँ बालू मजदूर रहते हैं। बालू मजदूरों को उन्होंने 2018 से रुला के रखा है। वो रोटी नमक खाने पे मजबूर हो गए हैं। 3 सालों से उनका जीवन कैसे चल रहा है, वो हम उनके गांव में रोज जाते हैं, हम देख रहे हैं क्या माहौल है वहाँ का, क्या भुखमरी की कगार है। आप ये समझ सकते हैं इस लॉकडाउन के दौर पे अगर एक व्यक्ति के लिए 14 किलो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया 14 किलो यूनिट अनाज की जरूरत होती है, तो मोदी सरकार ने 5 किलो अनाज दे दिया और हमको घरों में कैद कर दिया। हमने कैसे अपना जीवन चलाया होगा वो हम जानते हैं। हमारे जेब में 1 रुपये नहीं है, हम रोज दर्रा की जीवन रोज कमाई करके रोज खा रहे हैं। 202 रुपये मनरेगा मजदूरी मिल रही है, उस मजदूरी से हम अपना जीवन कैसे चलाए हैं, वो भी हफ्ते में 2 दिन काम मिल रहा है, उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है। फिर भी इस लॉकडाउन के दौर में मोदी सरकार ने हमको घरों के अंदर कैद कर दिया, ना हमको खाना दिया, ना कुछ दिया। गैस तो वितरण कर दिया, लेकिन गैस की सब्सिडी नहीं दी। 900 से ऊपर आज गैस जा रहा है। जिन माताओं ने गैस फ्री में लिया था आज वो रो रही हैं कि हमारे पास ये गैस सिलेंडर ना होता तो सही होता। कम से कम इसको देख के मुझे रोना तो नहीं आता। इस सरकार ने मुझे दे तो दिया, लेकिन इसको भराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हम 202 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन इससे हम अपने बच्चों को रोटी नमक खिलाएं कि इस गैस को भरा के रखें। क्योंकि आपने महंगाई का भी मुद्दा उठाया। जिस तरह से महंगाई चरम पर है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल 100 के पार हो चुका है, वहीं डीजल भी 100 के पार पहुंचने ही वाला है। तो क्या कैसे देखते हैं ये सारी चीज़ों को? महंगाई को एक तरफ लोग कहते हैं कि पेट्रोल में महंगाई को लेकर कह रहे हैं कि ये महंगाई राष्ट्रहित में है। ये आप कितना मानती हैं ये राष्ट्रहित है? महंगाई राष्ट्रहित में नहीं है, महंगाई कारपोरेट हित में है, पूंजीपति हित में है, गरीबों के हित में नहीं है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे होने से, पेट्रोल के दाम महंगे होने से तो मान लो जो जिनके पास गाड़ियां हैं, संसाधन है कहीं आने जाने के लिए, उनके लिए आपत्तियां हो रही हैं। लेकिन डीजल के दाम महंगे होने से जो खेती में, किसानी में छोटे जो किसान हैं, छोटे किसान जिनके पास थोड़े बहुत खेत हैं, वो भी खेत की जुताई नहीं कर पा रहे हैं। अगर डीजल महंगा होगा तो जुताई महंगी होगी। इस वजह से इस महंगाई के दौर पे जो डीजल 35 रुपये किलो, 35 रुपये में लीटर होना चाहिए है, उसमें 65 रुपये, 75 रुपये सरकार ले रही है, टैक्स ले रही है। अगर उसको बहुत ही टैक्स लेना है तो अन्य देशों में 55 रुपये, 60 रुपये, 65 रुपये, सबसे ज़्यादा ऊँचा भारत देश में ही क्यों है? क्या भारत देश सबसे ज़्यादा तरक्की पे है? भारत देश इतना भी विकास नहीं कर चुका है, इतना भी गरीब जनता विकास पे नहीं हो गई है, कितनी महंगाई, इतना ज़्यादा टैक्स उन पे लादा जाए। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो चुनाव के बाद ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है विपक्षी पार्टियों का। आप ईवीएम को कितना जिम्मेदार मानते हैं कि ईवीएम में घोटाला हो? ईवीएम में घोटाला है, क्योंकि दिल्ली के जेएनयू में ईवीएम से जब चुनाव होता था तो ये बीजेपी के जेएनयू कॉलेज में भी चलता है संगठनवाद, तो उसमें बीजेपी के लोग आते थे। फिर उस ईवीएम को हटा के जब पर्चे द्वारा दिया गया तो गरीबों के लिए लोग वहाँ पे छात्र संगठन चुने गए और हमारी ममता बनर्जी जी चुनी गई। उसमें भी मोदी सरकार ने घोटाले बताए, लेकिन फिर से काउंटिंग होने पे फिर से पता चला कि ममता बनर्जी जी उनको 1600 सीटों से हराने की, 1600 वोटों से उन्होंने कहा कि 1600 वोट से घोटाले हुए थे। लेकिन फिर से जब काउंटिंग हुई, फिर से हमारी ममता बनर्जी जी आई। तो इसलिए हम ईवीएम को भी, हम भी मानते हैं कि ईवीएम गलत है। इस ईवीएम को हटा के हम पर्चे से अगर वोटिंग करें तो पता चल जाएगा हमारा समाज कितना किसके साथ है। ईवीएम के साथ हमें क्या पता किस मशीन में, किस प्रिंटर पे क्या छपा हुआ है, हम देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर वो पर्चा होगा तो हम देख सकते हैं हम किस पे मोहर लगा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, ये किसान आंदोलन तकरीबन 9 महीने से लगातार चल रहा है, ये आंदोलन उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितना कारगर साबित होगा बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में?
क्या, और दूसरा सवाल इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ है, क्या किसानों का मकसद अब बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है या तीन कृषि कानून की वापसी? किसानों का मुद्दा इस समय अपने पहले खेती को बचाने के लिए है, वो 3 खेती के कानून को वापसी करवाएंगे और बीजेपी सरकार को भी हटाएंगे। इस किसान आंदोलन के मंच से एक और सवाल उठ रहा है कि हम बीजेपी सरकार को तो हटाएंगे लेकिन व्यवस्था परिवर्तन भी करेंगे। व्यवस्था परिवर्तन भी चाहते हैं क्योंकि कोई भी सरकार सत्ता पे आती है वो राजा बन जाती है अगर, तो हमारे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती है। इसलिए हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें दलितों के साथ, बैकवर्ड के साथ, गरीबों के साथ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित ही गरीब है, उसमें उच्च जाति भी गरीब है, कुछ उनके साथ शोषण ना हो और युवाओं के साथ शोषण ना हो। युवाओं को पढ़ाई में छूट जो पहले मिलती थी वो छूट फिर से मिलना शुरू हो जाए ताकि जो गरीब के बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो आगे पढ़ सकें। बस हम यही कहना चाहते हैं कि इस बार मोदी सरकार तो नहीं आएगी लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की भी हमारी सोच, हमारी लड़ाई आगे बढ़ती रहेगी और इस आंदोलन की वापसी तक हम यही